Hello students, I again present in electrochemistry class. So last टाइम पे हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी कर लिया था। आज हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार हम दोनों लॉज एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद करो कल मैंने फर्स्ट लॉ में बताया था कि फर्स्ट लॉ में मैंने ये बताया था W proportional to Q means the mass of substance deposited at electrode is directly proportional to the charge or electricity passed into electrolytic solution। ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 था। सेकेंड स्टेटमेंट में ये बताया गया था कि अगर दो या दो से ज्यादा सेल्स सीरीज में कनेक्ट है, सेम टाइम सेम करंट पास की गई है, तो जितने भी सेल्स हैं सबके इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का, वो क्या होगा, अपने ही इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, if two or more cells are connected in series and same quantity of electricity is passed into them, then the mass of substance deposited at electrode is directly proportional to their respective equivalent weight। Clear students? So this is the first law and W directly proportional to equivalent weight, this is the second law। अब हम लोग इन दोनों लॉ को कंबाइन कर देते हैं। ऑन कंबाइनिंग above relation, on combining above relations, जब इनको हम बच्चों कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा W directly proportional to Q into इक्विवेलेंट वेट। प्रोपोर्शनल को सही हटाएंगे, W is equals to 1 upon F Q इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बच्चों, here 1 upon F is equals to 1 upon 96500। 1 upon F is equals to 1 upon 96500। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को नीचे लाते हैं, W अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, W अपॉन इक्विवेलेंट वेट Q बाई F, Q बाई F, और Q बाई F क्या होता है, नंबर ऑफ फैराडे होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ फैराडे होता है। W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे एंड W बाई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। W यहाँ पे ग्राम में लिखना है, मैंने कल आपको फार्मूले में डिस्कस कर दिया था। W ग्राम में होगा अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इट इज नोन एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इट मींस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज। क्लियर? अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है तो चार्ज कितना लगेगा, 1 फैराडे लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बार फिर से हम लोग नोट कर लेते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे 2 ग्राम इक्विवेलेंट 2 फैराडे, 3 ग्राम इक्विवेलेंट 3 फैराडे, 1। क्लियर? तो ऐसे हम लोग बच्चों कर लेते हैं। ठीक, अब हम एक प्रॉब्लम लिखते हैं। प्रॉब्लम वन फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed, 1 farad of electricity is passed into 10 liter of aqueous sodium chloride solution। Find pH of solution। Okay students, 1 farad of electricity is passed
into 10 liter of aqueous sodium chloride solution find pH of solution। ठीक है बच्चों, हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि अगर सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पे मिलती है, क्लोरीन गैस हमें एनोड पे मिलती है, और सॉल्यूशन में हमें क्या मिलता है? OH माइनस आयन। क्या मिलता है? OH माइनस आयन। तो 1 फैराडे का मतलब 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर? क्योंकि हमने कितना पास किया है यहाँ पे 1 फैराडे। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे हम नोट भी कर लेंगे। ठीक है, नोट क्या करेंगे? सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl इन लगा देंगे हम लोग। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl H2 produced at cathode, Cl2 produced at anode, and OH minus ions remains in solution। ठीक है, तो H2 गैस कैथोड में मिलती है, क्लोरीन एनोड में मिलती है, और OH माइनस आयन में कहाँ मिलते हैं? सॉल्यूशन में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग कह सकते हैं 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आयंस। ऐसे हम नोट कर लेंगे। 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आयन। जैसे मैंने भी बताया था 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस होने के लिए कितना चार्ज लगेगा? 1 फैराडे। यहाँ पे 1 फैराडे चार्ज पास किया गया, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमें H2 मिलेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट Cl2 मिलेगा, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट में क्या मिलेंगे? OH माइनस आयन। अब हम इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का मतलब यहाँ पे बच्चों नॉर्मलिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नॉर्मलिटी। तो हेंस concentration of OH minus ion, number of gram equivalent upon volume of solution in liter। number of gram equivalent 1, volume of solution in liter कितना बच्चों? 10 लीटर है। इसको सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। इसी को नॉर्मलिटी बोलेंगे, और 10 टू द पावर -1 यही यहाँ पे क्या है? मोलरिटी भी है। लेकिन बच्चों हमें नॉर्मलिटी लिखना होता है। क्या लिखना होता है? नॉर्मलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद OH माइनस है तो हमें क्या फाइंड करना है? पहले POH माइनस log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन माइनस log base 10 10 टू द पावर -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1। हेंस pH ऑफ सॉल्यूशन 14 minus POH 14 minus 1 is equals to 13। आंसर बच्चों ये सॉल्यूशन का pH कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो अगला क्वेश्चन है a current of 96.5 ampere is passed for 10 seconds। A current of 96.5 ampere is passed for 10 seconds through 1 liter of
0.1 m equals solution of copper sulfate. 1 liter 0.1 m equals solution of copper sulfate. ठीक है, हमें फाइंड करना है फाइंड द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है? pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। फाइंड pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। फाइंड द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, कॉपर हमें कैथोड पे मिलता है, O2 गैस हमें एनोड पे मिलती है। वहां पे सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन किसका होता है? वाटर का। सल्फेट आयन वाटर में प्रेजेंट होते हैं और वाटर के H+ आयन भी प्रेजेंट होते हैं। तो H+ और सल्फेट मिलकर H2SO4 बना देते हैं, या हम मान लेते हैं कि वहां पे H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये बात हमें बच्चों एक बार फिर से नोट करना है। ठीक है, नोट कर लेते हैं। Solution on electrolysis of aqueous CuSO4, copper metal is liberated at cathode. O2 gas is liberated at anode and H+ ions present in solution. H+ आयन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हमें फाइंड कर लेना है कि हमने कितने फेराडे के सॉल्यूशन में चार्ज पास किया है। तो नंबर ऑफ फेराडेज पास, चार्ज पास्ड, दैट इज Q इक्वल्स टू I इंटू T। I का बच्चों 96.5 एम्पियर, टाइम कितना था? 10। तो ये आपका हो गया कूलाम्ब चार्ज। अब आपको नंबर ऑफ फेराडे फाइंड करना है। नंबर ऑफ फेराडे पास्ड इज इक्वल्स टू Q by F 96.5 इंटू 10, 96500 बच्चों कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये हमारा हो जाएगा 965, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो की जगह बढ़ा देंगे, 96500 हो गया। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया बच्चों 10⁻²। कितना हो गया? 10⁻² फेराडे। अब 10⁻² फेराडे, ठीक, 1 फेराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ है। तो 10⁻² फेराडे, 10⁻² ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, 10⁻² ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2, 10⁻² ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार हम इसको फिर से नोट करेंगे। ठीक है, 10⁻² फेराडे is equals to 10⁻² ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, 10⁻² ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 is equals to 10⁻² ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H+ आयंस। ठीक है, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, दैट इज नॉर्मलिटी हमें फाइंड करना है, क्योंकि नॉर्मलिटी ही एक्चुअल H+ आयन कंसंट्रेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, concentration of H+ ion is equals to number of gram equivalent upon volume of solution
इन लीटर। कितने ग्राम इन यूनिट है? 10⁻²। वॉल्यूम 1 लीटर, दैट इज 10⁻²। ये इसकी नॉर्मलिटी होगी और मोलरिटी इसको हम लोग बोल देंगे। ठीक है, सिर्फ नॉर्मलिटी। ठीक है, 10⁻² नॉर्मलिटी आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? पीएच फाइंड करना है। पीएच माइनस लॉग बेस 10 H plus ion concentration minus log base 10⁻²। ठीक है बच्चों, आ गया 2। आंसर आ गया इसका। -2 इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम लोग इसका पीएच फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, an aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 एम्पियर। क्लियर? तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस की गई, करंट 1.5 एम्पियर पास की गई। कितनी देर के लिए? 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, अब आपसे पूछा ये गया है बच्चों कि व्हाट विल बी द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। फाइंड मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड पे कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा बच्चों, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कितना चार्ज पास किया गया है या कितने फैराडे पास किए गए हैं। ठीक है बच्चों, चार्ज पास्ड इनटू सॉल्यूशन दैट इज Q I into T। I 1.5 एम्पियर है, टाइम 10 मिनट्स है और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो ये हम लोग 60 लिखेंगे बच्चों। ये हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, 15 6 19 हो जाएगा और एक प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 900 कूलाम बच्चों चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 कूलाम। अब हम इसको फैराडे में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? फैराडे में। ठीक है, या सिर्फ हम कूलाम भी लिख सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसको कूलाम में रखो चाहे इसको फैराडे में रखो। ठीक है, कैसे? देखो बच्चों, जब भी कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, हमें उसकी सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है कि कॉपर कैसे कैथोड पे डिपॉजिट होता है। तो एट कैथोड कॉपर 2+ accepting 2 इलेक्ट्रॉन and converts into copper solid। ठीक है, कॉपर सॉलिड। बच्चों यहाँ पे 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, इट्स एटॉमिक मास। कॉपर का बच्चों एटॉमिक मास 63.5 होता है। यहाँ पे हम लोग नियरली 63 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 63 ग्राम। अच्छा, 2 मोल्स का चार्ज कितना होता है? 2 फैराडे और 2 फैराडे की वैल्यू 2 × 96500 कूलाम। 2 × 96500 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट मींस वी कैन से दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलाम गिव्स 63 ग्राम कॉपर एट कैथोड। देन 900 कूलाम विल प्रोड्यूस कॉपर एट कैथोड। अब इस तरह हम लोग आंसर अपना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो इसको हम कैसे करेंगे।
यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे सिंस 2 × 96500 96500 कूलम चार्ज produced कॉपर 63 ग्राम। इतने कूलम कितना देता है? 63 ग्राम। आपने कितने कूलम पास किया है? 900 कूलम। Therefore 900 कूलम चार्ज will produce copper 63 upon 2 into 96500 into 900 is equals to, इसको बच्चों सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 0.29 ग्राम आ जाएगा। 0.29 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहीं पे कोई डाउट? इस तरह हम लोग बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग और नोट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट ये है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 liberated at anode, what volume of O2 liberated at anode during electrolysis of, what volume of O2 liberated at anode, O2 तो एनोड पे ही लिबरेट होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CdSO4 सॉल्यूशन, CdSO4 सॉल्यूशन मतलब कैडमियम सल्फेट के सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कितना O2 लिबरेट होगी। क्लियर? व्हेन ए करंट 2 एम्पीयर, व्हेन ए करंट of 2 ampere is passed for 8 minutes. ठीक है स्टूडेंट्स, I repeat my question again. What volume of O2 liberated at anode during electrolysis of cadmium sulfate solution when a current of 2 ampere is passed for 8 seconds. क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, सॉल्यूशन, जब भी हम कैडमियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैडमियम सल्फेट में सल्फेट एनायन और वाटर में OH एनायन है, तो सल्फेट एनायन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। कौन ऑक्सीडाइज होता है? OH माइनस आयन या वाटर ऑक्सीडाइज होता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? O2 प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? O2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कितना चार्ज यहाँ पे पास किया है, कितना चार्ज पास किया है। तो चार्ज पास्ड इन ब्रैकेट Q I into T, I कितना है? 2 एम्पियर, टाइम 8 मिनट इंटू 60 सेकेंड हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ फैराडे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ फैराडे पास्ड, ये क्या होता है? Q by F होता है। Q आ गया 2 into 8 into 60 96500। इसको बच्चों जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रफली आंसर आ जाएगा 0.009। कितना आ जाएगा? 0.009। यह इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0.009 भी आएगा तो इसको हम 1 कर देंगे, 0.00 राउंड ऑफ करके इसको लिखेंगे 1 फैराडे। ठीक है, तो इतना फैराडे हम लोगों ने चार्ज पास किया, 0.001 फैराडे चार्ज पास किया होगा। ठीक है, अब हम वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लेते हैं जहां पे O2 प्रोड्यूस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
H2O is equals to O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है, यहां भी बैलेंस इक्वेशन में लिखना है। बैलेंस इक्वेशन में O2 कितने मोल है? 1 मोल, और 1 मोल O2 ऑब्टेन होने के लिए कितना फैराडे चार्ज लॉस हो रहा है? 4 मोल या 4 फैराडे। 4 मोल या इसे हम लोग बोलते हैं 4 फैराडे बोलते हैं। ठीक, अच्छा 1 मोल का O2 गैस का या 1 मोल कोई भी गैस एट एसटीपी वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। इट मींस 4 फैराडे चार्ज produce O2 22.4 liter at STP. Then 0.001 फैराडे चार्ज produces O2। हम लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, देखो फोर फैराडे चार्ज produced O2 at STP 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। ठीक है, तो 4 फैराडे से 22.4 लीटर आती है, तो 0.001 फैराडे से therefore 0.001 फैराडे will produce O2 at STP is equals to 22.4 4 into 0.001। इसको बच्चों जब हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.056 लीटर एट एसटीपी आंसर। ठीक है, इस तरह हम लोग कितना O2 प्रोड्यूस होगी बाय पासिंग 0.01 फैराडे चार्ज वी कैन कैलकुलेट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, प्रॉब्लम what weight of nickel plated out in an electrolysis of aqueous NiSO4 solution that takes place to deposit deposit 2 gram silver in 2 gram silver in a silver coulometer, 2 gram silver in silver coulometer that is arranged in series, with NiSO4 electrolytic cell। ये अपना क्वेश्चन मार्क है बच्चों। यहाँ पे जो दिया गया है एटॉमिक वेट्स दिए गए हैं। सिल्वर का एटॉमिक वेट्स सिल्वर दिया गया है 107.8 एंड निकिल का स्टूडेंट दिया गया है 58.7 और यूनिट इनकी क्या है AN2। इसकी भी यूनिट क्या है AN1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चों ध्यान से देखो, व्हाट वेट ऑफ निकिल प्लेटेड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिसिस
of aqueous NiSO4 solution that takes place to deposit 2 gram silver in a silver colorimeter that is arranged in series with NiSO4 electrolytic cell. निकिल सल्फेट सॉल्यूशन और सिल्वर का सॉल्यूशन दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है। दोनों में सेम चार्ज पास किया गया है और ये बताया गया है कि 2 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है। तो निकिल कितने ग्राम डिपॉजिट होगा ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 2 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है वो चार्ज से, तो उसी चार्ज से निकिल कितना डिपॉजिट होगा ये आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सबको पता है कि जब सीरीज में सॉल्यूशन कनेक्ट किए जाते हैं तो उसमें हमें क्या अप्लाई करना है, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या अप्लाई करना है, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है बच्चों। चलो इसको मिटा दें। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन applying Faraday's second law of electrolysis. Second law of electrolysis. Weight of silver upon weight of nickel. Equivalent weight of silver upon equivalent weight of nickel. या weight of nickel upon weight of silver. Equivalent weight of nickel upon equivalent weight of silver. तो weight of nickel, weight of silver, equivalent weight of nickel, equivalent weight of silver। अच्छा यहाँ पे अलग से equivalent weight फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, equivalent weight। तो equivalent weight of nickel m upon n factor। बच्चों निकिल पे, निकिल सल्फेट में निकिल पे चार्ज कितना होगा, +2 होगा। तो निकिल का फैक्टर क्या होगा, +2। निकिल का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। और निकिल का एटॉमिक वेट कितना है, 58.7 है। तो 58.7 डिवाइडेड बाय 2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर m अपॉन n फैक्टर। सिल्वर पे 1 प्लस होता है इसलिए इसका फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। और इसका एटॉमिक वेट कितना है, 1078 107.8 अपॉन n फैक्टर 1। तो बच्चों ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। वेट ऑफ निकिल हमें फाइंड करना है। वेट ऑफ सिल्वर 2 ग्राम ऑब्टेन हुआ है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकिल कितना आ गया, 58.7 अपॉन 2। सिल्वर पे कितना लिखोगे, 107.8 अपॉन 1। यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वेट ऑफ निकिल। इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 0.5445 ग्राम आंसर। इस तरह बच्चों हम लोग वेट ऑफ निकिल हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इतना निकिल डिपॉजिट होगा निकिल वाले सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड पे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो एक क्वेश्चन इसके बाद अगला और देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, अगली प्रॉब्लम है 100 ml 0.3 Fe3 प्लस 100 ml 0.3 m Fe3 प्लस aqueous ions were electrolyzed by a charge of 0.072 Faraday. 100 ml 0.3 m Fe3 plus ions were electrolyzed by a charge of 0.072 Faraday. Clear? In electrolysis, metal was deposited. In electrolysis, metal was deposited
In electrolysis, metal was deposited and O2 gas was evolved. तो मेटल डिपॉजिट हो गया और क्या इवॉल्व हुई? O2 गैस इज इवॉल्व एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. At the end of electrolysis के end में, at the end of electrolysis, it is desired to oxidize. It is desired to oxidize. It is desired to oxidize unelectrolyzed metal ion. Unelectrolyzed metal ion, unelectrolyzed metal ion. और मेटल आयन कैसे इलेक्ट्रोलाइज होंगे? ठीक है, वो रिएक्शन आपको दी गई क्वेश्चन में. Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन, Fe. ये बच्चों क्वेश्चन में रिएक्शन दी गई है. फर्स्टली Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, Fe2+, then Fe2+ form further reacts with 2 electron to form Fe. अब बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है the moles of Fe2+ ions, the moles of Fe2+ ions left unelectrolyzed in electrolytic solution. ठीक है, कितने मोल Fe2+ अनइलेक्ट्रोलाइज्ड रहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में? अपना पहला आंसर है 0.009. नंबर बी पहला है 0.009, 0.021. नंबर सी है स्टूडेंट्स 0.072, 0.072 एंड डी 0.042. ठीक है, ये 4 ऑप्शन है. अब आपको फाइंड करना है कि कितने मोल Fe2+ आयंस लेफ्ट रहेंगे, अनइलेक्ट्रोलाइज्ड रहेंगे, जिनकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से समझते हैं. 100 ml 0.3 Fe3+ ions were electrolyzed by charge of 0.072 Farad. ठीक है, इतने हमारे पास आयन थे. Fe3+ का एक सॉल्यूशन था जिसकी कंसंट्रेशन ये है, वॉल्यूम ये है, इतना चार्ज पास किया गया. इलेक्ट्रोलिसिस से मेटल डिपॉजिट हुआ, O2 गैस लिबरेट हुई. इसके बाद बच्चों इट इज डिजायर्ड टू ऑक्सीडाइज अनइलेक्ट्रोलाइज्ड मेटल आयन. जो हमारे मेटल आयन अनइलेक्ट्रोलाइज्ड रह गए, जो डिपॉजिट नहीं हुए, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe. इस तरह रिएक्शन होती है. अब आपको ये बताना है Fe3+ Fe2+ में बना, Fe2+ Fe में कन्वर्ट हो गया. अब आपको बताना है कितने Fe2+ ऐसे हैं जो Fe2+ में कन्वर्ट नहीं हुए, सॉरी कितने Fe2+ ऐसे हैं जो Fe में कन्वर्ट नहीं हुए, वो Fe2+ के फॉर्म में ही सॉल्यूशन में रह गए, हमें वो फाइंड करना है. ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या है. सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने चार्ज कितना पास किया है? 100 ml सॉल्यूशन था जिसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.3. ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ Fe3+ एक्वस. नंबर ऑफ मिली मोल्स फाइंड करना. नंबर ऑफ मिली मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर. मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर. मोलरिटी कितनी थी? 0.3. वॉल्यूम 100 ml था. आंसर कितना हो जाएगा? 30 मिली मोल. कितना हो जाएगा? 30 मिली मोल्स. ठीक है, चार्ज कितना पास किया गया है? नंबर ऑफ फैराडे पास्ड. नंबर ऑफ फैराडे पास
0.072 फैराडे, 0.072 फैराडे। बच्चों इसको अगर मिली फैराडे में कन्वर्ट करना चाहें, नंबर ऑफ मिली फैराडे चार्ज पास्ड इज इक्वल्स टू, तो फैराडे को मिली फैराडे में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.072 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा बच्चों 72 मिली फैराडे। 72 मिली फैराडे चार्ज पास किया गया है। हमारे पास Fe3 प्लस कितने हैं, 30 मिली मोल्स हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, Fe3 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस एक्वस। देखो बच्चों 1 मोल लिखेंगे तो इसको भी 1 मोल लिखना पड़ेगा और इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, 1 मोल। ठीक है, 1 मिली मोल लिखोगे, 1 मिली फैराडे लिखना पड़ेगा, 1 मिली मोल लिखना पड़ेगा। कहीं कोई डाउट? तो हमारे पास Fe3 प्लस कितने हैं मिली मोल, 30 मिली मोल। 30 मिली मोल के लिए कितना चार्ज रहेगा, 30 मिली फैराडे, ये कितना प्रोड्यूस होंगे, 30 मिली मोल। 30 मिली मोल Fe3 प्लस 30 मिली मोल Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो गए और चार्ज कितना यूज हो गया, 30 मिली फैराडे। अब टोटल चार्ज लेफ्ट कितना हमारे पास बचा है, नंबर ऑफ मिली फैराडे लेफ्ट कितना था, स्टार्टिंग में हमारे पास 72 था, कितना था, 72 था, तो 72 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 72 मिली फैराडे माइनस 30 मिली फैराडे इज इक्वल्स टू 42 मिली फैराडे चार्ज लेफ्ट। क्लियर? अब ये जो 30 मिली फैराडे 30 मिली मोल Fe2 प्लस कन्वर्ट हो गए हैं, इनको कन्वर्ट होना है Fe में। किसमें कन्वर्ट होना है, Fe में कन्वर्ट होना है। ठीक है, अगली रिएक्शन स्टेप 3 बच्चों नंबर 3 Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe सॉलिड 1 मिली मोल के लिए 1 मिली फैराडे और यहाँ पे 1 मिली मोल फॉर्म होगा, सॉरी 2 यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2। तो बच्चों आप ये देखो 2 मिली फैराडे कितने मिली मोल Fe2 प्लस को रिड्यूस करता है, 1 को। कितने को करता है, 1 को। 2 मिली फैराडे 1 को रिड्यूस करता है तो 42 कितने को करेगा, 21 को करेगा। कितने को करेगा, 21 को करेगा। तो आप यहां पे लिखोगे क्योंकि हमारे पास कितना मिली फैराडे लेफ्ट है, 42 मिली फैराडे। सिंस 2 मिली फैराडे reduces number of Fe2 plus ions is equals to 1 millimole। 2 मिली फैराडे 1 मिलीमोल को रिड्यूस करता है, 2 मिली फैराडे reduces number of Fe2 plus ions 1 millimole। Therefore 42 मिली फैराडे reduces 1/2 42 21 millimole of Fe2 plus ions। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 मिली फैराडे 1 मिलीमोल Fe2 प्लस को रिड्यूस करता है तो 42 मिली फैराडे कितने को रिड्यूस करेगा, 21 मिलीमोल ऑफ Fe2 प्लस आयन। और Fe2 प्लस आयन हमारे पास सॉल्यूशन में कितने हैं, 30 मिलीमोल। क्यों, क्योंकि 30 मिलीमोल Fe3 प्लस 30 मिलीमोल Fe2 प्लस में कन्वर्ट हुए हैं तो हमारे पास 30 मिलीमोल Fe2 प्लस है और 30 मिलीमोल Fe2 प्लस में से 21 मिलीमोल रिड्यूस हो जाएंगे, बाकी बचेंगे कितने, लेफ्ट मिलीमोल ऑफ Fe2 प्लस unelectrolyzed is equals to 30 millimole minus 21 millimole 9 millimole और
मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 9 × 10⁻³ मोल, ये इसे लिखोगे 0.009 मोल। आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन बच्चों आ जाएगा, 0.009 मोल, ये आंसर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों कुछ आज का हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एनफ हो गए, आप अपने हिसाब से सॉल्व करना, जो है पूछ लेना। Now students, next topic is conductance of electrolytic solution. Conductance of electrolytic solution क्या है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस बच्चों ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, substances which allow electricity to pass through them are called conductors, ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। बच्चों ये मार्कर हमारा कंडक्टर नहीं है, वायर कंडक्टर होता है, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर्स यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स बच्चों 2 टाइप के हैं। नंबर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स है, दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और नंबर बी हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जहां पे कंडक्टिविटी जो होती है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी is due to free electrons। तो जहां पे कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इसमें जनरली बच्चों मेटल्स आते हैं। क्या आते हैं? मेटल्स। क्योंकि मेटल्स में क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं मेटल्स, ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन कंडक्टर है, ग्रेफाइट, सम मिनरल्स etc। ये बच्चों क्या है हमारे? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स है। अब सेकंड हमारा आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। नंबर बी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। नंबर बी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। Number B is electrolytic conductors or electrolytes. Electrolytic conductors are those conductors, students, in which the, I repeat again, electrolytic conductors are those conductors in which free ions are responsible for the conduction of electricity. Clear? These are those conductors where free ions are responsible for conduction of electricity. These are those conductors where free ions are responsible for conduction of electricity. For example,
एसिड, बेस, सॉल्ट सॉल्यूशन, ईटीसी। एसिड में भी H+ आयन होते हैं, प्लस एनायन होते हैं। बेसिस में भी जनरली कैटायन होते हैं, प्लस OH- आयन होते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन जो भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसके बाद बच्चों कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से स्टार्ट होती हैं। इसी में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कुछ बच्चों जो कंडक्टर्स हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने आज हमने स्टार्ट किया है कंडक्टर्स, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है। ठीक है, तो उस डेफिनेशन में सबसे पहले नंबर 1 रेजिस्टेंस। नंबर 1 रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक solution, it is denoted by capital R। जैसे कि मैंने अभी बात किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में जो रुकावट आती है, जो रेजिस्टेंस काज होता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ना कि इलेक्ट्रिक वायर का, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय सॉल्यूशन, the hindrance provided by solution, the hindrance provided by solution on the passage of current, on the passage of current, the hindrance provided by solution on the passage of current is called resistance, is called resistance। R is equals to V upon I। ठीक है, V है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, इसकी यूनिट होती है यूनिट ऑफ आर वोल्ट, एम्पियर यूनिवर्स और ओम, और इसका बच्चों सिंबल होता है। ठीक है, और ये बच्चों हो गया अपना रेजिस्टेंस। इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।